वेलकम वंस अगेन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स। कल हमने पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड्स। आज हम देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, या नेचर में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। कल हमने टाइप्स ऑफ सीड्स देखे थे, दैट इज़ मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक एंड डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक, इस तरह से। अब हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, वी विल स्टडी वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये हमें पता होना चाहिए दैट सीड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। कि राइपेंड ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, चलते हैं। जैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से हमारे जो हमने पहले मेथड्स इसके पढ़े हैं, लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, ए सेक्शुअल मीन्स, बाई सेक्शुअल मीन्स। तो जो सीड्स हैं वो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे हम कोई रोज़ प्लांट है, अगर हम इसको सीड्स के थ्रू लगाते हैं तो दैट इज़ हम उसको सेक्शुअल मेथड से हम चला रहे हैं। अगर हम उसकी कटिंग करके लगाते हैं, जैसे स्टेम कटिंग, किसी का लीफ कटिंग, तो वो asexual means है। So there is difference between asexual means of propagation and sexual means of propagation। अब क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो का प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या फ़ायदा है हमें कि वो उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। जब ये क्रॉसिंग ओवर करेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाएगा, ये मियोसिस में हमने पढ़ा है +1 में, तो वेरिएशन जो है वो हेल्पफुल होती हैं जब प्लांट को अडेप्ट करने के लिए टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे अब जैसे आप जो किसी भी प्लांट को, कोई भी प्लांट स्पीशीज है, उसको आप सीड्स के थ्रू चलाते हैं, तो अगर इन्वायरमेंट में कुछ क्लाइमेट, वेदर, सॉइल वो वेरी करता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो प्लांट स्पीशीज है इट कैन अडेप्ट, ओके। बट अगर आप उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से चलाते हैं तो उसका जो अडेप्ट करना है वो मुश्किल, क्योंकि वो अपने जस्ट पेरेंट की कार्बन कॉपी है। ये सारा हमने पढ़ा है, तो वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी है, तो उसको वहाँ पर अडेप्टेशन करने के लिए मुश्किल आ जाती है। लेकिन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चलाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें पता है उसमें वेरिएशंस भी आएंगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होंगे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है उसको स्ट्रगल करने के लिए इन्वायरमेंट के साथ। अगर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं तो वो अपने आप को ईजिली अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है, seeds have better adaptive strategies, like they have sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। तो जो सीड्स हैं वो जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट चेंज आ जाएगा उसमें अडेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि उनके अंदर फूड रिजर्व जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है। जैसे आपने सीड लगाया तो वो क्या है, उसके अंदर फूड रिजर्व भी है, उसको एम्ब्रियो जो है वो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद वो यहाँ से छोटा सा प्लांटलेट निकलेगा या रूट निकलेंगी, फिर धीरे धीरे आपका प्लांट जो है वो बड़ा होगा। देखो, जैसे ही वो रूट्स उसके डेवलप हो जाएंगे तो रूट जो है वो ईजिली सॉइल से नॉरिशमेंट लेना शुरू कर देंगी, वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट जितने भी हैं। लेकिन उससे पहले उसको नॉरिशमेंट कौन देगा, सीड देगा, ठीक है। सो यंग सीडलिंग जब तक देगा जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल ना हो जाए। अब उसको एक और चीज़ प्रोटेक्ट करती है, उसकी हार्ड सीड कोट हमने पीछे देखा है, टेस्टा जो है कईयों में ब्रिटल है, कईयों में हार्ड है, लेकिन वो एम्ब्रियो को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करके रखती है उसके अंदर, ठीक है। हम नेक्स्ट हम इसके पॉइंट्स देखते हैं, लाइक डॉर्मेंट एम्ब्रियो जो है, डिहाइड्रेटेड प्रोटोप्लाज्म, इनएक्टिव एंजाइम्स, तो वो इनएक्टिव एंजाइम हेल्प टू विथस्टैंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब भी कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब अनफेवरेबल मतलब उसको सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन, वाटर कुछ भी हो सकती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट इट जस्ट अपोजिट टू एक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। ये डोमिनेंट नहीं है, डॉर्मेंट है, वो एक्टिव नहीं होता है एम्ब्रियो, और वो डॉर्मेंट हो जाता है। उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो वाटर, उस वहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है,
एंजाइम जो है जिनको एक्टिव होना चाहिए वो इनएक्टिव हो जाती हैं। अब क्यों होता है ऐसा? ताकि जब तक वो अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक वो सीड जो है वो अपने आप को विथस्टैंड करके रख सके। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, उसको फूड प्रॉपर, एयर, जो भी उसको कमी थी वो प्रॉपर मिलने लग जाएगी, तो वो फिर से उसकी एंजाइम एक्टिव हो जाएंगी, हाइड्रेशन प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगी और जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो था वो एक्टिव एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। तो इससे आपका प्लांट जो है फिर ग्रो कर जाएगा। जब तक फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन रहती हैं, जैसे मान लो 2 मंथ्स के लिए रहती हैं, 3 मंथ्स के लिए, 1 ईयर तक, तब तक वो सीड जो है वो अपने आप को, एम्ब्रियो को बचाए रखेगा और उसी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करके रखेगा। अब ये देखो, जो सीड्स हैं उनके क्या यूजेस हैं। हमारे लिए हम बात करें अपनी, तो हम उनको अपने डाइट में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली हम इसको यूज़ करते हैं। सो दे आर सोर्सेज ऑफ ऑयल्स हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं या नॉर्मल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो सारे हमें सीड से मिलते हैं, फाइबर वहाँ से मिलते हैं, स्पाइसेस, बिवरेजेस। हम अपने डेली डाइट में देख सकते हैं, डेली लाइफ में देख सकते हैं सीड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो ये इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है कि हाँ, एग्रीकल्चर जब भी हम करते हैं तो हम सीड को चूज़ करते हैं, उनको सो करते हैं, फिर जब प्लांट निकलते हैं, क्रॉप हमारी पक जाती है, तो हम उसको अब जो फसल है उसको काट भी लेते हैं, राइट। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट ही जब हुई है, जब सीड जो है वो, उस सीड का हमें पता चला है कि उसके फंक्शन क्या है। पहले जो ह्यूमन बीइंग था, आदि मानव था, वो एग्रीकल्चर नहीं करता था, लेकिन जैसे हमारी जो सिविलाइजेशन है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट, जैसे ही हमारी सिविलाइजेशन है वो मॉडर्न होती गई, तो सबसे पहले जो सीड का यूज़ करना है प्रॉपर एग्रीकल्चर में, इसको यूज़ करना कैसे करते हैं वो हमने सीखा। अब जब इंसान को पता चल गया कि सीड जो है उसको एक जगह लगा सकते हैं, तो वो जो स्टोर करता था, फूड इधर उधर भागता था, उसका एक प्रॉपर घर नहीं था, तो सीड जब एग्रीकल्चर में यूज़ होने लगा तो उसका एक जगह पे घर भी रहने लगा, उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ा और उसको ज़्यादा फूड जो है वो स्टोर करके नहीं रखना पड़ता था। तो ये जो है हिस्ट्री में स्टोरी है एग्रीकल्चर की। हाँ, ये तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कितने इंपॉर्टेंट है सीड, लेकिन अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करें इसको, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीड की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द सीड वायबिलिटी। देखो, सीड वायबिलिटी हम इसका टर्म देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये क्या है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। कि जब तक सीड जो है आपका जर्मिनेट हो जाता है, उस जितने टाइम पीरियड तक वो जर्मिनेट हो सकता है, उसको हम सीड वायबिलिटी बोलते हैं। अब सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें, जैसे आपने अपना कोई सीड जो है उसको स्टोर करके रखा, अब वो कितनी देर तक टिकता है? 1 साल तक। 1 साल बाद आप उसको लगाएंगे, गार्डन में आपका लग जाएगा। 2 साल तक, ठीक है, 1000 ईयर्स तक। इतनी भी वो रेंज जो है वो वैरी करती है। ऐसा भी हो सकता है आप उसको रखो, हफ्ते बाद आप लगाओ, वो ना लगे, वो ख़राब हो चुका हो। तो वो सीड वायबिलिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम बाय विच द सीड्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। तो वही कंडीशन है जो पहले पढ़ी, कि जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेटेड हो जाती है, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें सीड को करनी पड़ती है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उसमें अपने आप को बचाए रखने के लिए कि जब भी आप उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे, वो आप उसको गार्डन में लगाएंगे, तो आपका सीड जो है वो लग जाए, या आपके थ्रू या किसी भी नेचुरल मेथड के थ्रू, ठीक है। अब इट इज़ डिटरमाइंड जेनेटिकली एज वेल एज एनवायरमेंटली। अब 2 चीज़ें जो है वो इससे हो सकती हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जेनेटिकली। अब इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे इन्वायरमेंट में सारे आ जाते हैं, जैसे फूड है, एयर, ऑक्सीजन, वाटर, सॉइल, पीएच, उसका ज्योग्राफी कैसी है। तो अगर वो उसमें कोई भी फैक्टर है तो उसको रोकते हैं या हेल्प करते हैं, वो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। अब इसमें कोई भी कमी है, जैसे उसको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, वाटर नहीं मिल रहा, तो वो ग्रो नहीं करेगा। अब जेनेटिकली की बात करें तो जेनेटिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसको अंदर कोई प्रॉब्लम, जैसे उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है कि वो ग्रो नहीं कर रहा। तो दोनों तरह की हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप सोच सकते हैं। अब जेनेटिकली जो सीड है वो वायबिलिटी रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज टू ईयर। अब जेनेटिकली बात करें तो वो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कुछ दिन तक टिके, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ईयर्स तक जो है वो टिके रहे। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो लोटस का एग्जांपल है, तो वो
1000 ईयर से ज़्यादा उसकी सीड वायबिलिटी होती है। जैसे आप इनकी लोटस सीड को स्टोर करके रखो, 1000 ईयर के बाद लगाओ तो वो ग्रो हो जाएंगे। और एक आपको सरप्राइजिंग एग्जांपल दैट इज़ फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा, डेट पाम इसको बोलते हैं। इसकी जो वायबिलिटी है वो 2000 ईयर्स तक होती है। और सबसे ज़्यादा जिसकी सीड वायबिलिटी जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल दिया है हम बोले तो वो है लुपिनस आर्कटिकस। ठीक है, उसकी जो सीड वायबिलिटी है वो है 10,000 ईयर से ज़्यादा। और ये आर्कटिक रीजन में मिला है इसलिए इसका नाम जो है वो आर्किटस है। और लाइक जैसे ये दोनों ही सीड जो ये वाले डेट पाम और इसकी बात करें लुपाइनस की, तो ये एक्सकेवेटेड हुए। एक्सकेवेटेड मतलब खोद के जो है वो निकाले गए हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। जैसे जो रिसर्च वर्क करते रहते हैं इनको बहुत पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे सीड भी मिला, उन्होंने वायबिलिटी उसकी चेक की, तो उसकी जो वायबिलिटी है वो इतनी 10,000 ईयर तक वो वही था। अब उसको दोबारा लगाया गया तो फिर से वो ग्रो किया। तो मतलब इतनी देर तक वो डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकता था वो, राइट। तो ये सारे एग्जांपल इसमें, ठीक है। अबाउट सो आपने देखो यहाँ पे देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ सीड क्यों ज़रूरी है, सबको पता है क्यों ज़रूरी है। आप नॉर्मल इंसान से पूछो तो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देंगे तो आप ये सारे जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट है सीड वायबिलिटी टर्म, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। अगर आप सीड पढ़ रहे हैं तो जब तक वो जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखता है, दो तरह की हो सकती है, इन्वायरमेंटली भी हो सकती है, उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी लड़ना है और उसको जेनेटिकल जो कंडीशन है उनसे भी लड़ना है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल। ओके, थैंक यू क्लास।